मेरा पति शादी के बाद ही देश से बाहर चला गया तो मेरी जेठानी सारा दिन मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती थी और मुझे ताने दिया करती थी। लेकिन मेरे जेठ के आते ही मेरी जेठानी मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी सेवा करने लगती। मुझे कुछ समझ नहीं आता। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे जेठ मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देते और कहते कि ये तुम्हारा इनाम है। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि ये किस चीज़ का इनाम है। मुझे अपनी जेठानी पर शक हुआ तो एक दिन मैं उनके कमरे में आने से पहले ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो हुआ वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम मीना है। मैं एक गरीब घर से हूँ। हम 4 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है और मैं सब बहनों से सबसे बड़ी थी। लेकिन मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप तो बहुत ज़्यादा खुश हुए जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया और उन लोगों ने दहेज की डिमांड भी नहीं की थी। बस उन्हें शादी करने की जल्दी थी। मेरे माँ बाप के पास भी कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरी जेठानी बहुत खुशी खुशी मुझे अपने घर लेकर आई। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो वो बहुत ज़्यादा चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और ना ही मेरी तरफ ठीक से देखा था। बस इतना कहने लगे कि मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ, मुझे ज़बरदस्ती करना नहीं पसंद। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि समय के साथ साथ मैं उनको जान जाऊंगी। मेरी जेठानी और जेठ का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जेठानी एक बहुत खतरनाक औरत है। अब वह सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और ये मेरी जेठानी मेरे हर काम में नकल निकालती। उनका ये बर्ताव जब मेरे साथ शुरू हुआ जब मेरा पति काम के लिए विदेश चला गया था। मेरे पति के सामने मेरी जेठानी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इन दिनों में ही मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत संगी और दकियानूसी किस्म के इंसान हैं। मेरी जेठानी ने मेरे पति के जाने के बाद किसी बहाने से नौकरानी को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि वो सफाई से काम नहीं करती है। नौकरानी के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की सफाई करती तो मेरी जेठानी मुझसे कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा से सफाई करो। वह दिन भर मुझे काम में लगाए रखती, लेकिन रात को जब मेरे जेठ के आने का समय होता तो वो मुझसे कहती अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे जेठ के घर आते ही मेरी जेठानी का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वो मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दें, मैं खुद ले लूँगी, तो वो मुझसे कहती कि तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं उनका ये रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरे जेठानी के 2 रूप हैं, एक मेरे जेठ के सामने और एक उनके जाने के बाद। दिन में तो वो एक जालिम औरत की तरह रहती थी और शाम को जब मेरे जेठ काम से घर वापस आते तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे चाय बनाकर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब यह राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मेरे जेठ के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। वे शाम को मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। मैं अपनी जेठानी को हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, नहीं, आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे अपने पैर नहीं दबा सकती। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनकी इस बात से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वो तेल लेकर आ गई और मेरे पैरों पर लगाने लगी। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि आप मुझसे बड़ी हैं,
मैं आपसे मालिश नहीं करवा सकती। लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे पैर पकड़कर उन पर तेल लगाने लगी। वो इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान गायब हो जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। मैं सारी रात सोती रहती थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने सारी रात बहुत मेहनत का काम किया है, जबकि तेल मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे साथ तो अजीब ही हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी जेठानी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे उनको देखकर बहुत हैरत हुई। मैं सोचने लगी, पता नहीं ये क्यों मुस्कुरा रही हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझसे किया वह सुनकर तो मैं दंग रह गई। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें रात को नींद तो अच्छे से आई थी। मुझे उनका यही सवाल बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से भी नींद खराब आने की कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने आहिस्ता से उनकी बात का जवाब दिया और कहा कि जी, मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीबोगरीब बात आज मैंने देखी थी कि मेरी जेठानी कभी मेरे जेठ के कमरे में नहीं सोती थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। मैंने कभी उन्हें जेठ के पास बैठे हुए भी नहीं देखा था। उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा था। मेरे जेठ के काम पर जाते ही मेरी जेठानी का बर्ताव फिर से मेरे साथ वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाती। मेरे जेठ के आते ही वो मेरी खिदमत करने लगती। कुछ दिनों से यही सब कुछ चल रहा था। रोजाना मेरी जेठानी मेरे पैर जबरदस्ती दबाती और तेल लगाकर मालिश कर देती और उनकी मालिश करते ही मेरी आंखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, लेकिन नींद आती रहती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि उनकी मालिश करते ही क्यों मेरी आंखों में नींद आने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सारा दिन मैं थकी हुई होती थी, लेकिन अजीब सी मुझे रात को नींद आती थी। ऐसा लगता था कि मैंने कोई नशा किया हुआ है। मैं ऐसी गहरी नींद में कभी नहीं सोती थी कि रात में एक बार भी मेरी आंख ना खुले। मेरी नींद तो ऐसी थी कि हल्की सी आहट भी हो जाती तो मेरी आंख खुल जाती थी। लेकिन जब से मेरी जेठानी ने मेरे पैर में तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ मेरी ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें हो रही थी। एक बार किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर एक बच्चा फ्लावर बुके लेकर खड़ा हुआ था। वो फ्लावर बुके उसने मुझे दिया और कहने लगा कि ये आपके लिए है। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है यह कोई मेरी जेठानी का जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फ्लावर बुके को उससे ले लिया। वह बच्चा चला गया। उस बुके में एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, आपका चाहने वाला। यह पढ़कर मुझे झटका लगा। मैंने घबरा कर वह बुके वहीं पर फेंक दिया। पता नहीं ये कौन था जिसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी। ये नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था। जब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया, जिससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। उसके बाद मेरी जेठानी ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और जब मैं नाश्ता कर रही तो मेरे जेठ मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं सन्न रह गई। वह कहने लगे कि लाल कलर के सूट में उन्हें तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल कलर का सूट तो मैंने रात ही पहना था और वो मेरा नाइट सूट था, जो कि मैं अपने कमरे में जाने के बाद ही पहनती थी और फिर मैं बाहर नहीं आती थी। तो फिर मेरे जेठ को कैसे पता चला कि मैंने रात
लाल रंग का सूट पहना था। उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे जेठ को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में कौन से कलर का सूट पहना है। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक और अजीब गरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर मुझे कोई छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई। पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। हमारा किचन घर के आंगन में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर से हमारा किचन साफ नजर आता था। औरत की फितरत होती है कि वह अपने ऊपर उठने वाली नजर को ढूंढ ही लेती है। मैं किचन से बाहर आई तो मैंने आसपास के घरों में देखा। फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से मुझे कोई दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि वो दूरबीन मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वो वहाँ से हट गया और फिर खिड़की पर पर्दा डाल दिया। वो जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुझे देखकर वहाँ से फौरन भाग गया। एक तरफ तो मैं अपने जेठ की बातों से और जेठानी की हरकतों से परेशान थी और दूसरी तरफ पता नहीं ये कौन अनजान आदमी था जो मुझे छुप कर देख रहा था। पता नहीं वह मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा फेंका और वो उसी समय फेंका था जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वो कागज का टुकड़ा नजर आया तो पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी जेठानी की नज़र इस पर ना पड़ जाए। अगर उन्होंने ये उठा लिया तो वो तो मुझे गलत समझेंगी और मुझे बहुत परेशान करेंगी। इसलिए मैंने वो कागज उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि उस कागज को खाक कर देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़कर देखती हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने वो खोलकर पढ़ना शुरू किया था कि इतने में कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम से उछल गई। मुझे पता था कि मेरी जेठानी ही होगी। मैंने जल्दी से उस लेटर को अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ किया। फिर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी जेठानी मुझे शक की नज़रों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी कि मैंने अपना दरवाज़ा बंद क्यों किया था। मैं पहले से ही उस लेटर की वजह से घबराई हुई थी और अभी मेरी जेठानी के ये सवाल मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी जेठानी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और वो मुझसे पूछने लगी कि तुम इतने घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि लेट जाओ, तुम सुबह से ही काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप रोज रोज मेरे पैरों की मालिश करने क्यों आ जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन आज मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि मुझे उनसे अपने पैरों पर मालिश नहीं करवानी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि जिस तेल से वो मेरी मालिश करती हैं उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो तेल लगाने के लिए आगे आई, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी इस हरकत पर मुझ पर इतना गुस्सा करेंगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर डर लगने लगा था। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वो मेरे पैरों की मालिश करने लगी। हर बार की तरह तेल की मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब सुबह उठकर मैं अपने कमरे से बाहर आती
तो मेरे जेठ के सवाल मुझे परेशान करने लगते थे। कभी वो मुझसे कहते कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहते कि तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे उनकी ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती। जब से मेरा पति विदेश गया था, उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं उससे बात कर लेती। जब मैं अपनी जेठानी से कहती कि मेरे पति से मेरी बात करा दो, तो वो मुझसे कहती कि वो काम पर लगा हुआ है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब कामों से फ्री होकर अपने कमरे में आई तो सोचने लगी, पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है कि मुझसे बात भी नहीं करता। क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता? मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वह मुझे कुछ बताना चाहता है, और उसने ये भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वो कह रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई कि वो मेरी हालत के बारे में कैसे जानता था। उसे कैसे पता था कि मैं किस मुसीबत में हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मेरी और भी छोटी बहनें थीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर वापस ना आऊं, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेरी और मेरी बहनों की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपने मैके भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपने गम बांट सकती थी। मेरे जेठ की बातों से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। इस समय मैं बहुत तकलीफ में थी, और जो कोई भी मेरी परेशानी समझ लेता और 2 बोल मुझे तसल्ली के बोल देता, उसे मैं अपना समझ लेती। ना चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। वो आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। वो तो शायद मुझे भूल ही गया था। अगले दिन फिर मुझे एक कागज का टुकड़ा आंगन में पड़ा हुआ मिला। मैंने वो उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को अपनी छत पर आ जाना, लेकिन मैं तो रात में छत पर नहीं जाती थी और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी जेठानी तो रात को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं अपनी जेठानी के कमरे की सफाई कर रही थी, तो मैंने उनकी अलमारी खुली हुई देखी। मैं उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी खोली, फाइल आकर मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक लेटर भी था। अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ उसे देख ही रही थी कि इतने में मेरी जेठानी कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से फाइल छीन ली और गुस्से में मुझसे बोली कि तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं बंद करने के लिए आ गई। ये फाइल तो खुद ही मेरे पैरों में गिर गई थी। वो कहने लगी कि ये मेरी फाइल है, तुम यहाँ से मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। मैं सोचने लगी कि मेरी जेठानी ने अपना कमरा अलग कर रखा है और मेरे जेठ को भी अपने करीब नहीं आने देती। मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद मेरी जेठानी और जेठ में तलाक हो चुका है और मेरी जेठानी मुझसे ये बात छुपाना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो घर में कैसे रह सकती थी? मैं जितना अपनी जेठानी और जेठ के बारे में सोचती, उतना ही उलझ कर रह जाती। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जेठानी से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी, इसलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही वैसलीन लगा लिया था ताकि वो तेल मेरे पैरों पर असर ना करे और उसका नशा मेरे ऊपर ना चढ़े। रात को जैसे ही मेरी जेठानी तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने के लिए आई, तो उनके तेल लगाते ही मैं सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ,
तो वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरे जेठ मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ ये सब घटिया काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरा जेठ मेरे पास आया तो मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर मेरा जेठ पीछे हट गया। मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी जेठानी भी मेरे कमरे में आ गई और वो मुझे जागता हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने जेठ से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। वे अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कोई गलत काम नहीं किया। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता था। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूँ। मैंने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। इस बात पर मेरी जेठानी ने मेरे जेठ को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी कि कौन सा पति और किसकी पत्नी? वो तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वो तो बाहर विदेश में ही शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जिसके घर वाले अपनी बेटी को ससुराल वालों की हर जाति सहने का मशवरा देते हों। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही थे। मैंने इसलिए अपने देवर की शादी तुमसे करवा दी और जब वो वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए वो डिवोर्स पेपर छोड़कर चला गया था। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा जेठ नहीं है। अब मैं तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दूंगी। मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह जो चाहता है वही करता है। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा और अब तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगी और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारूंगी, क्योंकि ज़िंदगी भर जो तकलीफ इसने मुझे दी है अब तुम सहोगी और तुम्हारे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर मेरी जेठानी मेरे कमरे में चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहूंगी। मैं सारी ज़िंदगी की गुलामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपना सामान उठाया और अपने कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी जेठानी कहने लगी कि जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में बंद रहोगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी जेठानी से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम्हें हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूँगी। मैंने अपनी जेठानी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की खिड़की खुली हुई थी और कमरे में रोशनी भी है। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि हो सकता है ये आदमी ही मेरी मदद करे। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ पैर जोड़े, उसे इशारे से कहा कि मेरी जान बचा लो। मेरे पास बस यही चारा था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर पुलिस मौजूद थी। वो आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे जेठ जेठानी को पकड़कर ले गई। मैं अपने मैके में वापस आ गई। कुछ दिनों बाद ही उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।